Welcome to the channel Exam Proof Always with you. We'll see part 4 of Challenges of Nation Building. अगर आपको पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. देखो, नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने पार्टीशन को झेल लिया है और हमने किसी तरह से प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मिला लिया था. अब हमें चैलेंज ये था कि हमें स्टेट्स बनानी थी इंडिया में, और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित हुआ. हम लोगों को कुछ इस तरह से स्टेट्स बनानी थी कि वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो, लोगों का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो रिफ्लेक्ट करे, वो दिखाए, और एट द सेम टाइम हमारी नेशन की जो एकता है, हमारे जो पूरे देश की जो अखंडता है, उस पर सवाल ना खड़ा करे, उसको खराब ना करते. कॉलोनियल टाइम पर लैंग्वेज और कल्चर को ध्यान में रख करके स्टेट्स नहीं बनाई गई थी. ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाई थी, जिस तरह से वो अपने आराम से रूल कर सकें, या फिर उन्होंने सिंपली उनको इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ एरियाज़ तो प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ एरियाज़ उनकी टेरिटरीज थे, तो उन्होंने कहीं पर भी इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था. अभी हम ज़रा ऊपर चलते हैं, मैं आपको ब्रिटिशर्स वाला एरिया दिखाती हूँ. ये देखो, ये वाला जो मैप है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हैदराबाद है, इस हैदराबाद की अगर हम आज बात करें तो इसमें कुछ एरिया महाराष्ट्र का है, कुछ आंध्र प्रदेश का है, कुछ कर्नाटका का भी है. लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये एक बड़ी प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद, और साइडों में ब्रिटिशर्स का एरिया था, जिस उन्होंने इस तरह से इसको डिवाइड कर रखा था ताकि वो आराम से इसको रूल कर सके. लेकिन हमें इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिफाइन करना था. सेम यहाँ पर तुम देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर आओगे तो जो दो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनका अलग एरिया बना दिया और बाकी एरिया अलग बना दिया. और इसके साथ ही काफ़ी सारा, जैसे कि मध्य प्रदेश में तुम देखोगे तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, कुछ ब्रिटिशर्स का, यानी कि इन्होंने कहीं पर भी लैंग्वेज कल्चर का कुछ ध्यान नहीं रखा था. जैसा इनको कन्वीनियंट रूल हो सके, और या फिर कुछ एरिया प्रिंसली स्टेट्स का है, कुछ एरिया हमारा है, तो इन्होंने इस तरह से इसको डिमार्केट कर रखा था. लेकिन हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी. उन्होंने ये कहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स ने जो डिमार्केट कर रखी हैं स्टेट्स, ये बिल्कुल भी आर्टिफिशियल है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. और हम लोग जब आज़ाद भारत की स्टेट्स बनेंगी तो वो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे बनेगी, यानी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनेगी. जब नागपुर सेशन हुआ कांग्रेस का 1920 में, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया, ध्यान करा गया इस चीज़ पर, और कांग्रेस ने अपने आप को ही लिंग्विस्टिक बेस में बांट लिया. कई सारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ ने अपने आप को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एरियाज दे दिए जहां से वो ऑपरेट करेंगे. जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ और जब हमारा पार्टीशन हो गया तो चीज़ें पहले जैसी नहीं रह गई थी. अब ये डर लगने लगा था हमारे लीडर्स को कि ऐसा ना हो जाए, हम लोग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एरियाज बांट तो दें, लेकिन अगर हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब अगर हमने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग एरियाज बांट दिए तो लोग एक तरह से, लोगों को एक अलग आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, और हो सकता है हमारा डिसइंटीग्रेशन हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए. देन दूसरी चीज़ ये सोची गई कि अगर हम यहाँ पर अभी स्टेट बनाने लग गए, पूरे इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनका डिमार्केशन करने लग गए, तो हम जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमारी कंट्री फेस कर रही है, जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, या जो भी सोशल चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उन पर हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे. ये तो बाद की चीज़ होनी चाहिए ना, पहले जो इन प्रॉब्लम्स का तो ध्यान रखो. तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि एक बार इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, इन सब चीज़ों को हम बाद में इसका ध्यान करेंगे. और ये पोस्टपोनमेंट इस वजह से भी की गई थी क्योंकि अभी तक कई प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो 1947 के बाद तक भी इंडिया में नहीं मिली थी, तो अभी तक वो मिलेंगे या नहीं ये भी डिसाइड नहीं हुआ था. और इसके साथ ही पार्टीशन की मेमोरी अभी भी दिमाग में थी, उसने जो वायलेंस किया वो अभी भी दिमाग में था. तो ये सोचा गया कि अगर देश का और डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इस वजह से फिर एक बार के लिए इस मैटर को वहीं छोड़ दिया गया. लेकिन हालांकि हमारी जो टॉप लीडरशिप थी उसने तो ये मैटर छोड़ दिया, लेकिन जो लोकल के लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई. उन्होंने कहा कि
उन्होंने प्रोटेस्ट करनी स्टार्ट कर दी। जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है मद्रास प्रोविंस का पुराना का जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, मद्रास प्रोविंस कौन सा हो गया? यस, मद्रास प्रोविंस हो गया। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेट मी शो यू। ये जो यहाँ पर आप जहाँ मैंने टिक मारा है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं दैट इज द मद्रास प्रोविंस, है ना। तो अब इस एरिया में क्या हुआ, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे इस प्रोविंस के, उन्होंने एक धरना वगैरह चालू कर दिया, प्रोटेस्ट चालू कर दी। और ये प्रोटेस्ट का नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट। दिस प्रोटेस्ट वाज नोन एज विशाल आंध्रा मूवमेंट। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये डिमांड किया, ये जो विशाल आंध्रा मूवमेंट थी, इन्होंने ये डिमांड किया कि जो ये मद्रास का प्रोविंस है, इससे जितने भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं ये अलग हों और ये अपना एक अलग से एक सेपरेट आंध्रा बनाएं, जो कि बाद में चल करके आंध्र प्रदेश बना है। तो एक सेपरेट हमारा आंध्रा प्रोविंस हो और ये जो जितने भी मद्रास में से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं ये निकल करके अपना एक अलग स्टेट बनाएं। एक बार के लिए तो किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस मूवमेंट ने और ज़्यादा मजबूती पकड़ी। इनके जो लीडर थे इस मूवमेंट के, विशाल आंध्रा मूवमेंट, पुट्टी श्रीरामुलु, ये कांग्रेस लीडर थे और गांधी के फॉलोवर थे। इन्होंने इनडेफिनेट फास्ट रख लिया, कि मरने तक एक व्रत रख लिया कि मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन अपना ये जो खाने पीने का व्रत है ये नहीं तोड़ूंगा जब तक कि आप एक अलग स्टेट नहीं बनाते तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। ये जो फास्ट है ये 56 दिन तक चला था और इन लीडर की डेथ तक हो गई थी उसके अंदर, मतलब कि इतना ध्यान दिया नहीं गया और इनकी डेथ हो गई। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था, मार धाड़ चल रही थी, आंध्रा रीजन बनाना था इन लोगों को। काफ़ी सारे लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस ने फायरिंग की और काफ़ी सारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने, जो एमएलएज वगैरह हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट्स से रिज़ाइन कर दिया इस मूवमेंट की वजह से। फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि चलो ठीक है, आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बनेगा। दिसंबर 1952 में ये बात हो गई थी, इतने प्रोटेस्ट के बाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ स्टेट्स हैं। पहले हम नीचे चलते हैं, फिर वापस से मैं इस ही मैप पर आऊँगी और इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब जब आंध्र प्रदेश बन गया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो दूसरे एरियाज ने कहा भाई हम क्यों चुप बैठे, हमने ऐसा क्या किया है, हमारे को भी बनाओ तुम लोग, मतलब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेस पे बनाओ। तो फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बना ताकि स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करा जा सके। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि हाँ, हमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट की बाउंड्रीज बनानी चाहिए। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। अब हम ऊपर एक मैप पर चलते हैं। यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं, ये बाद का मैप है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद का जो मैप था, जो एरियाज यहाँ पर बटे हुए हैं। अगर हम इस मैप की ओर नजर डालें तो काफी सारे जो चेंजेस हैं वो बाद में भी किए गए। जहां पर मैं टिक मार रखा है वो एरियाज अलग कर दिए गए थे। जैसे कि सबसे पहले ये जो पंजाब में से हरियाणा निकाल दिया गया था। हरियाणा जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था 1966 में। उस वक्त नहीं किया गया था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब हरियाणा पंजाब से मिलता हुआ था, लेकिन 1966 में फिर इसको अलग किया गया था। इसके साथ ही ये वाला जो ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, इसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया था। उत्तर प्रदेश से फिर उत्तरांचल भी अलग हो गया, यानी कि उस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वक्त अलग नहीं हुआ था, बाद में अलग किए गए। देन बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया, ये जो नीचे टिक देख रहे हैं आप, यहाँ से झारखंड अलग कर दिया गया। आसाम से मिजोरम नीचे की तरफ, और यहाँ ऊपर मेघालय जो दूसरा टिक है, यहाँ पर मेघालय अलग कर दिया गया। देन ये जो आंध्र प्रदेश से रीसेंट बात है, 2014 की बात है ये, मतलब इट्स 2014 वाली बात है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया।
अच्छा है, नीचे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन दे रखे हैं। रीड द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग। पहला है कि ओरिजिनल स्टेट बताओ जहाँ से ये सारी स्टेट्स निकली हैं। गुजरात, देखो गुजरात की ओरिजिनल स्टेट है महाराष्ट्र। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही एरियाज थे। एक्चुअली बॉम्बे भी कहा जाता था इसको पहले, इस प्रोविंस को। तो मेनली जो गुजरात है वो महाराष्ट्र से निकला है, पहले उसी का पार्ट था। देन हरियाणा पंजाब से निकला है, मेघालय आसाम से निकला है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर मध्य प्रदेश से निकला है। ये जो टिक देख रहे हैं आप, ये छत्तीसगढ़ है। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है। ये कट मैं आपको अभी नया मैप भी दिखाऊंगी, आप भी काफ़ी देखते होंगे, बट स्टिल आई विल शो यू। देन इसके अलावा नेम द टू स्टेट्स दैट वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पंजाब एंड बंगाल। एंड देन नेम द टू स्टेट्स टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी। इसमें आप गोवा और त्रिपुरा लिख सकते हैं। वेल हेयर यू कैन सी, ये हमारे आज का मैप है। हालांकि इसमें भी तेलंगाना को डिमार्केट नहीं किया गया, एक और हमारी टेरिटरी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से तेलंगाना एक छोटा सा प्रोविंस और आ जाता है जो आंध्र प्रदेश में एक्चुअली है। सो अभी फ़िलहाल इसमें दिखा रखा है, लेकिन तेलंगाना अब एक अलग स्टेट बन चुका है। सो दिस इज़ द मैप ऑफ रिसेंट इंडिया। गुजरात बॉम्बे से निकला था, हम सभी को पता है। एंड इस तरह से यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ देख सकते हो, झारखंड, उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सारे एरियाज जो हैं वो निकले हुए हैं, है ना, जो कि हमने पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाले टाइम पर नहीं देखे थे। साइड में ये जिन्होंने फास्ट रखा था उन लीडर के बारे में जानकारी है, आप ज़रूर इसे पढ़ करके जाइएगा। बड़ी ही कई बार पूछ लिया जाता है ये वाले जो कॉलम्स हैं, सो टू रीड देम। फाइनली लीडरशिप ने, हमारी जो टॉप लीडर थी, उन्होंने फाइनली स्टेट्स को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिमार्केट कर दिया और ये सोचा गया कि शांति बनी रहेगी और हम लोग सेपरेटिज्म की जो आग है अगर कईयों में जली हुई है उनको शांत करने की कोशिश की गई और एकदम सब कुछ सेटल अप करने की कोशिश की गई। अब इतना टाइम निकल गया है, इतने साल बीत चुके हैं, किसी भी एरिया का सेपरेटिस्ट मूवमेंट कामयाब नहीं हुआ। कुछ एरियाज़ ने किया भी, मगर सब कुछ सही रहा है और हमने लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट डिमार्केट की है वो भी हमारे अगेंस्ट नहीं पड़ी। मतलब उसने कोई सेपरेटिज्म फोस्टर नहीं किया कि हम इंडिया से अगेंस्ट होना है, इंडिया के अलग होना है। उल्टा उसने इंडिया को स्ट्रेंथन किया, इंडिया को मजबूती दी थी। और ये एक चीज़ और थी कि जो स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट थे, जो कि अक्सर पॉलिटिक्स में रहते थे, बाकी लोगों को इतना ज़्यादा खुलापन नहीं था। अब इससे काफ़ी सारे लोगों को पॉलिटिक्स और पावर काफ़ी सारे लोगों के लिए ओपन होने लगी और इसने हमारे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन नहीं किया। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट के बंटने की वजह से हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, उल्टा हमारे कंट्री को और ज़्यादा मजबूती मिली। देन इसके अलावा लिंग्विस्टिक स्टेट ने एक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। हर स्टेट की अलग अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, जिसको उसने एक्सेप्ट किया। और हम लोगों को, जब हमने इंडिया को कहा है कि इंडिया हमारी डेमोक्रेसी है, इंडिया लोकतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है और हमने इलेक्शंस करवाते हैं हम लोग इंडिया में। इसका मतलब ये भी होता है कि हम लोग डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं और ऐसी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं जो कभी कभार एक दूसरे के ऐसे व्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो कभी कभार ओपोजिशनल भी होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट भी होते हैं या फिर डिफरेंस भी होते हैं। हम डिफरेंट व्यूज़, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत इंडिया की डेमोक्रेसी की भी है। देन इसके अलावा कई सारी न्यू स्टेट्स बन गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने थे। बायलिंगुअल बॉम्बे स्टेट एक थी, बॉम्बे स्टेट। पहले महाराष्ट्र गुजरात कुछ भी नहीं था, पहले बॉम्बे बोलते थे उस एरिया को। 1960 में फाइनली महाराष्ट्र और गुजरात बने। पंजाब में भी पहले, पंजाब में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 1966 में पंजाब से हरियाणा निकला और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने भी कुछ अपना एरिया लिया था। इसके लिए भी एक बहुत बड़ी कहानी है, आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पंजाब का जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही
नॉर्थ ईस्ट का भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ मेजर 1972 में। मेघालय निकला आसाम से 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग से स्टेट्स बन गए थे। बताया ना आपको, त्रिपुरा जैसे जो स्टेट्स थे वो पहले यूनियन टेरिटरी भी हुआ करते थे। देन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है ये 1987 में स्टेट्स बन गए। नागालैंड को स्टेट का दर्जा काफ़ी जल्दी 1963 में ही मिल गया था। इसके अलावा जो लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टेट्स सिर्फ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही सेपरेटेड है। कई सारे टाइम पर ऐसा भी हुआ है जहाँ पर हमने डेवलपमेंट करने के लिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी रीजन में पर्टिकुलर रीजन तो पिछड़ा हुआ है, किसी स्टेट में पर्टिकुलर रीजन तो पिछड़ा हुआ है और बाकी दूसरे रीजन की डेवलपमेंट हो रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए कुछ स्टेट्स निकाली गई थी, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल 2000 में। अभी रिसेंटली तेलंगाना 2014 में 2014 में आंध्र प्रदेश से निकली है। अभी भी लेकिन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो ख़त्म नहीं होती है। कई लोग महाराष्ट्र से विदर्भा का एरिया निकालना चाहते हैं। हरित प्रदेश जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसका जो वेस्टर्न एरिया है, जो दिल्ली के आसपास वाला एरिया है, यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे ये यहाँ तक तो उत्तराखंड था, लेकिन मैं आपको नया मैप के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तरांचल है। उत्तरांचल के नीचे वाला जो नॉर्थ यूपी है, जो दिल्ली के आसपास वाला यूपी है ना, यहाँ पर ये लोग एक उत्तर प्रदेश का हरित प्रदेश एक अलग से एरिया जो है डिमांड करते हैं। ये वाला उत्तर प्रदेश इस वाले उत्तर प्रदेश से, जो बनारस वाला उत्तर प्रदेश है, इससे बहुत अलग है। तो इस वजह से इसके अलावा जो ये नॉर्थ जो वेस्ट बंगाल है वो यहाँ तक है, इतना इतना इतना, ये वाला एरिया भी वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं। तो ये लोग ये वाला जो एरिया है ये एक अलग अपना स्टेट डिमांड करते हैं। हालांकि स्टेट बनवा पाना कोई आसान काम नहीं है और हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी स्टेट्स बना भी नहीं सकते। इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगी, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी हो जाएगी, कन्फ्यूजन भी हो जाएगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नीचे एक छोटा सा कार्टून है, इसका जवाब मैं आज आपको नहीं दूंगी, उल्टा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। US हैज़ 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन बट 51 स्टेट्स, वाई कांट इंडिया हैव मोर देन 100 स्टेट्स? ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। Like, do hit the like button, subscribe.